नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और जिसके पहले हमने जो भी आपको वीडियो दी हैं उन वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और बढ़िया से, आनंद से, भरपूर रूप से पूरा मज़ा लिया होगा आप लोगों ने पढ़ाई का। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पहले क्लास हमने बनाई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 था और ये वाली जो क्लास है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आपको अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को क्लियर करना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 देखना ना भूलें। अगर आप पार्ट 1 को पार्ट 1 नहीं देखते जैसे कि आप, तो सीधा पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जानकारी तो मिली है लेकिन अधूरी जानकारी लग रही। तो इसके लिए पहले आपको क्या करना है, सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 देखो। और अगर आपको बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से इतिहास पढ़ना है तो हमने ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हमने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है। बिल्कुल हमने पाषाण काल से वीडियो बनाई है आपके लिए, तो आप एक एक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं और इतिहास का आनंद से, मज़ा से पूरा नॉलेज ले सकते हैं इतिहास के बारे में आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैसे कि हम आज बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थल में कौन कौन से स्थल हमें पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है, जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इधर हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि सबसे पहले जिस स्थल की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे स्थित है। इसके बाद पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो कहोगे सर हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। और खोज की किसने थी? 1921 में दयाराम साइनी ने की थी। दयाराम साइनी। आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज कब हुई, तो हड़प्पा की खोज कहाँ पर हुई, तो कहोगे सर हड़प्पा की खोज जो है आपके 1921 में दयाराम साइनी के द्वारा की गई। हड़प्पा अगर पूछा जाए वर्तमान स्थिति क्या है हड़प्पा की, अगर आपसे पूछें कि हड़प्पा की वर्तमान स्थिति क्या है तो क्या कहोगे? वर्तमान में अगर पूछा जाए तो हड़प्पा जो है आपके पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है? पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहीं पर आपके स्थित है हड़प्पा। ठीक है, अब हमने देखा कि हड़प्पा, तो हड़प्पा से संबंधित कुछ चीज़ें भी मिली होंगी, आपको याद रखना कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि हड़प्पा से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, और प्राप्त होने को तो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन सिर्फ हमें उन चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों को समझना है, सीखना है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बाकी आपको इतिहास की बुक देखो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो क्या सब सारी चीज़ें याद कर पाओगे आप लोग? नहीं कर पाओगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं एग्जाम में जो पूछी गई हैं उन सारी चीज़ों का विश्लेषण करके हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें कि हड़प्पा से हमें कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो याद रखना कि हड़प्पा की अगर हम बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह की अगर हम बात करें, जो स्वास्तिक चिन्ह है उसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई? हड़प्पा से हमें उसकी प्राप्ति हुई। जैसा कि आप लोग समझेंगे इस प्रकार से जो स्वास्तिक चिन्ह होता है, जैसे आप लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं, कोई इसे सातिया कहता है ना, तो इस प्रकार से भी इसके नाम हैं। आगे अगर हम बात करें कि हड़प्पा से हमें और क्या मिला है, हड़प्पा से हमें क्या मिला है, तो आप कह सकते हो कि हड़प्पा से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में एक हम बता दें आपको कि यहाँ से श्रमिक आवास की अगर हम बात करें तो श्रमिक आवास जो है वो आपके कहाँ से मिले, कहोगे सर हड़प्पा से प्राप्त हुए। इसके बाद और आपसे पूछें कि जले हुए गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, कहोगे सर ये भी आपके जले हुए गेहूं के साक्ष्य की अगर बात करें ये हड़प्पा से प्राप्त हुए। इसके बाद और भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए हड़प्पा से आपके RH37 कब्रिस्तान, RH37 कब्रिस्तान की अगर बात करें तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, कहोगे सर ये भी हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ। और याद रखना हड़प्पा से आपको क्या प्राप्त हुआ, तो कहोगे हड़प्पा से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो श्रमिक आवास हो गया, कुम्हार का चाक। अगर आपसे पूछे कि कुम्हार का चाक
हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कहोगे कुम्हार का चाक हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ। इसके बाद और भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखना कि हड़प्पा से एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर की अगर बात करें तो ये आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से। आपसे और क्वेश्चन पूछें कि हड़प्पा से और क्या प्राप्त हुआ, तो कहोगे सर मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की अगर हम मूर्ति की अगर बात करें तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त हुई। और अगर हम किसी चीज़ की अगर बात करें कि हड़प्पा से और कौन सी वस्तुएं हैं जो हमें प्राप्त हुई, तो आपको चीज़ें याद रखना है। जैसे हमने बताया एक सींग वाला जानवर आप याद रखेंगे। इसके बाद RS-37 कब्रिस्तान की बात करें, हड़प्पा से मिला। कुम्हार का चाक आपके कहाँ से मिला, कहोगे हड़प्पा से मिला। सिरमिक आवास आपके कहाँ से मिला, हड़प्पा से। जले हुए गेहूं के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, कहोगे सर हड़प्पा से मिले। और इसके बाद स्वस्तिक चिन्ह हमें कहाँ से मिला, हड़प्पा से मिला। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा या पेड़ की मूर्ति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तो भी मोहन जो वो आपके हड़प्पा से मिली। तो अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि महिला के गर्भ से, महिला के गर्भ से निकलता हुआ पेड़ की मूर्ति के साक्ष्य, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको याद रखना है। कि एक पॉइंट इस प्रकार से हमने कहा कि हड़प्पा के बारे में हमें इतनी जानकारी होना चाहिए। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों को याद रखना सर हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। आपसे पूछे कि हड़प्पा की खोज कब हुई, कहोगे सर 1921 में हड़प्पा की खोज हुई। और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई, तो खोज करता कौन है, तो आपको वो भी पता है कि सर दयाराम साहनी ने खोज की थी। इसके बाद आगे पूछे कि हड़प्पा की वर्तमान स्थिति क्या है, आप वो भी जानते हैं सर हड़प्पा की जो वर्तमान स्थिति है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद यहाँ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कहोगे स्वस्तिक चिन्ह हो गया, सिरमिक आवास हो गया, जले हुए गेहूं के साक्ष्य हो गए, RS-37 कब्रिस्तान हो गया, कुम्हार का चाक हो गया, एक सींग वाला जानवर हो गया। और इसके साथ अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपके अन्नागार कहाँ से मिला, तो कहोगे सर अन्नागार भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपके, समझे इस चीज़ को। तो हड़प्पा से जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने उसको समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका नाम है आपके मोहनजोदाड़ो। तो आप लोग बढ़िया शानदार तरीके से हेडिंग बनाएंगे मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चीज़ आपको समझने का प्रयास करना है। एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर हम। तो जैसे हमने कहा कि मोहनजोदाड़ो आप लोग हेडिंग बनाओ, तो इससे पहले हमने आपको 10 स्थल के बारे में बताया था, उनकी खोज के बारे में बताया था। हमने बताया था उनकी खोज हुई, खोजकर्ता कौन है, वर्तमान स्थिति कहाँ है, नदी कौन सी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको तुरंत याद आनी चाहिए। जैसे हम कहें मोहनजोदड़ो, क्या कहोगे, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदाड़ो जो है इसका अर्थ क्या है, अर्थ कहे या स्थानीय नाम कहे। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या था, स्थानीय नाम, तो आपको बताना है कि मृतकों का टीला। क्या कहोगे, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहते थे। क्या कहते थे, मृतकों का टीला कहते थे। इस बात को याद रखेंगे। अब इसके बाद हम कहें कि मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे स्थित है, तो नदी की अगर बात करें तो कहोगे सर सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसकी हम कहें खोज कब हुई थी, तो कहोगे सर इसकी खोज 1922 में हुई थी। अब खोजकर्ता कौन है, तो ये भी याद रखना कि सर इसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी। क्या याद रखोगे कि सर राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। इस बात को आप लोग याद रखना। हमने देखा मोहनजोदाड़ो, स्थानीय नाम पूछे या अर्थ पूछे तो आप कहोगे मृतकों का टीला। क्या कहोगे, यहाँ पर मृतकों का ऐसे करके भी लिख सकते हो, मृतकों का टीला कहते हैं। इसके बाद नदी कौन सी है, तो कहोगे किस नदी किनारे स्थित, सिंधु नदी किनारे स्थित है। खोज कब हुई, कहोगे सर 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई। और पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन है, तो कहोगे राखलदास बनर्जी हैं। बोले सर इतनी सारी चीज़ें तो बताई, एक बात और बता दो,
इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसकी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो कहोगे सर जहाँ आपके हड़प्पा है वहीं आपके मोहनजोदड़ो है, जिसे हम नापाक कहते हैं, पाकिस्तान, है ना। तो याद रखना पाकिस्तान में क्या है, आपके मोहनजोदड़ो स्थित है। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे अगर हम सीखने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा से हमें क्या मिला है, हड़प्पा से किसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। जैसे कि हम कहें कि हड़प्पा से आपके कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, तो याद रखना हम कहें विशाल अन्नागार, क्या कहें, विशाल अन्नागार। अब कहोगे सर अन्नागार तो हमें हड़प्पा से भी मिला और अन्नागार आप यहाँ पर भी बता रहे हैं मोहनजोदड़ो से। तो याद रखना यहाँ पर एक चीज़ लगी है, विशाल। और जब भी आपके अन्नागार की बात करें तो अन्नागार आपको लगाना है, क्या कहोगे, हड़प्पा। और जब भी क्वेश्चन पूछ ले जाए कि बृहत या विशाल अन्नागार हमें कहाँ से मिला, तो क्या कहोगे, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला। आपसे कहें स्नानागार, स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो स्नानागार की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ आपके स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या है, जैसे वर्तमान में आप लोग कहते हैं वाटर पार्क, ऐसे ही उस समय लोगों ने स्नानागार बनाया था, है ना। आपसे पूछ जाए कि पशुपति शिव की मूर्ति, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे आपकी। पशुपति शिव, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति हमें कहाँ से मिली। तो कहोगे सर हमें पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली। आपसे कहें हम दाढ़ी वाले महाराज, दाढ़ी वाले महाराज, तो दाढ़ी वाले महाराज की मूर्ति हमें कहाँ से मिली। तो कहोगे दाढ़ी वाले महाराज की मूर्ति भी हमें मिली मोहनजोदड़ो से। आपसे पूछे कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सा वो स्थान है, तो कहोगे सर स्थान है वो मोहनजोदड़ो। इतनी चीज़ आप लोग याद रखना। इसके बाद और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्येक घर में, क्या कहोगे, प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य, प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए। तो याद रखना सर मोहनजोदड़ो से प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो समझ रहे हो बात को कि हमने कहा कि मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ पूछें, स्थानीय नाम पूछें, कहोगे सर मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहोगे सर मोहनजोदड़ो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो कहोगे राखालदास बनर्जी ने खोज की थी। और खोज हुई कब थी, 1922 में। इसके बाद मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान स्थिति है, कहोगे सर पाकिस्तान। और मोहनजोदड़ो से जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी गई कि विशाल अन्नागार या स्नानागार हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति, दाढ़ी वाले महाराज की मूर्ति और कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति और प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिले, तो कहोगे ये सब सारी चीज़ें मोहनजोदड़ो से मिली। इतनी चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक नया स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम है चनहूदड़ो। क्या कहोगे, इसका नाम है चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो की अगर जैसे ही हम बात करते हैं तो चनहूदड़ो की जो खोज हुई थी, तो क्या कहोगे, इसकी खोज 1931 में हुई। खोजकर्ता कौन है, तो कहोगे खोजकर्ता कौन है, तो कहोगे गोपाल मजूमदार। कहोगे सर गोपाल मजूमदार जो थे, इन्होंने चनहूदड़ो की खोज की थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके चनहूदड़ो है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कहोगे इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो कहोगे सर इसकी भी वर्तमान स्थिति क्या है, पाकिस्तान। तो 3 शहर हमने पढ़े अभी तक। पहला शहर हड़प्पा, जिसकी वर्तमान स्थिति पूछी जाए तो आपके कहाँ है, पाकिस्तान।
मोहनजोदड़ो पढ़ा, उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, तब भी आप क्या कहोगे, पाकिस्तान। और तीसरा जो शहर पढ़ा हमने जिसका नाम है चनहुदड़ो, और इसकी वर्तमान स्थिति भी पाकिस्तान में है। और अगर पूछे कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो नदी का नाम तो आपको सिंधु ही बताना है। क्या बताओगे, सिंधु नदी बताओगे। अब हम बात करें कि जो आपके चनहुदड़ो है, इसे औद्योगिक नगर कहते थे। क्या कहते थे, औद्योगिक नगर। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वो शहर था जिसे औद्योगिक नगर कहा गया, तो कहोगे सर औद्योगिक नगर तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में चनहुदड़ो था। और बात याद रखना, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये भी याद रखोगे सर मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है याद रखना कि मेकअप किट, मेकअप किट की अगर हम बात करें कि मेकअप किट सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई, तो कहोगे चनहुदड़ो से प्राप्त हुए। और मेकअप किट की अगर बात करें तो आप सभी लोग बड़े आसानी से समझ रहे होंगे कि मेकअप किट में क्या होता है। जो श्रृंगार की जितनी भी चीज़ें हों, चाहे लाली हो, लिपस्टिक हो, काजल हो, बूंदा हो, चुटिया हो, कुछ भी हो XYZ, अब हमें तो इतनी चीज़ें पता हैं और आप लोग अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप लोग खरीदते हैं या किसी को खरीदवा देते हैं, है ना। तो ये सारी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मेकअप किट सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई, तो कहोगे सर चनहुदड़ो वो स्थान है जहाँ से मेकअप किट के जैसी वस्तुएं प्राप्त हुई। अब आगे हम अगर क्वेश्चन पूछें कि चनहुदड़ो से और क्या मिला, तो एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना कि चनहुदड़ो से एक और चीज़ मिली, तो आपसे कहा जाता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और बिल्ली के पंजे के साक्ष्य, ये भी चीज़ याद रखना कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते और बिल्ली के पंजे के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले, तो वो भी आपके यहीं से मिलते हैं चनहुदड़ो से। तो चनहुदड़ो से ज़्यादा आपको फालतू की चीज़ें याद नहीं रखना कि आपने भर लिया पूरा रजिस्टर के चनहुदड़ो से ये फलानी चीज़ मिली, ये सारी चीज़ें मिली, अरे कोई फ़ायदा नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने आपको बताई हैं, बस उन्हीं पे फोकस रखना है। जितना आपको पढ़ाया जाए उस पर फोकस रखो और वो सारी चीज़ें आप याद रखो। और जब इतनी सारी चीज़ें आपको याद होंगी तो गारंटी हम कहते हैं कि आपका स्तर, आपका लेवल अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। आपको सिर्फ भटकना नहीं है। क्या होता है, कभी कभार जो इंसान होता है, स्टूडेंट होता है, वो भटकता रहता है। कभी उसने इधर से क्लासें देखनी चालू कर दी, कभी उसने उधर से क्लासें देखनी चालू कर दी, है ना। तो इसके चक्कर में वो कभी सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाता, और जब उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता तो वो एक तरीके से क्या मजबूत नहीं हो पाता, है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से भटकाव अपने अंदर नहीं रखना है, समझ रहे हैं बात को। तो इसके बाद आगे अगर हम देखने का प्रयास करें तो अगला जो शहर है उसका नाम क्या है, लोथल है। क्या है, लोथल। और लोथल की अगर हम बात करते हैं, लिखो, हेडिंग बनाएंगे, अगला जो शहर है वो लोथल है। और लोथल की जो खोज हुई थी, बहुत याद रखना इस चीज़ को, तो सर 1957 और 58 में लोथल की खोज हुई। और खोज किसने की थी, सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना कि खोज 1957-58 में हुई, लेकिन खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता हैं आपके रंगनाथ। क्या कहोगे सर, रंगनाथ ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाए कि लोथल भाई साहब किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहोगे ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है, भोगवा। और यही अगर पूछ लिया जाए आपसे कि लोथल की वर्तमान स्थिति क्या है, लोथल की वर्तमान स्थिति क्या है, तो कहोगे सर लोथल की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो ये आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो लोथल से इतनी चीज़ें आप लोगों को याद होनी ही चाहिए कि लोथल की खोज 1957-58 में कौन भाई साहब थे, कहोगे रंगनाथ। इसके बाद अगर पूछें लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको तुरंत बताना है सर भोगवा नदी है।
आपसे पूछे कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो कहोगे सर लोथल की जो वर्तमान स्थिति है वो गुजरात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे समझते हैं कि लोथल से हमें कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली। तो याद रखना, आपके जो लोथल है इसे व्यापारिक नगर कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर कौन था, तो कहोगे सर वो है लोथल। आगे अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह अगर पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे कहते हैं, तो कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह या गोदीबाड़ा की अगर बात करें तो क्या कहोगे सर यही है आपके लोथल, जहाँ से व्यापार होते थे। आपके लोथल से एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना, यहाँ से फारस की मोहर मिली। क्या कहोगे, फारस की मोहर। और फारस की मोहर इस बात का संकेत करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार विदेशों के साथ होते थे। अब कहोगे इससे हमें कैसे जानकारी मिलती है, तो बड़ी सीधी सी और सरल बात है बेटा कि फारस की मोहर मिली, और फारस की मोहर अगर लोथल में अगर मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय अगर फारस की मोहर मिली है, तो ये किस प्रकार से यहाँ तक आई होगी। आप खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए कि पहले व्यापार आपके सिंधु घाटी सभ्यता के फारस के साथ हुआ करते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि फारस में बैठे वहीं से उन्होंने कही लो भाई साहब फेंक दी हमने मोहर, कैच कर लो, तो ऐसा नहीं था। तो आप इस चीज़ को याद रखना, फारस की मोहर। इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो युगल समाधान, क्या कहोगे, युगल समाधान की अगर हम बात करें तो युगल समाधान के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने बढ़िया से समझने का प्रयास किया। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको नहीं जानना है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसी पे आप लोग फोकस करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर यही था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, तो यही कहोगे। आप कहोगे फारस की मोहर कहाँ से मिली, लोथल से मिली। और इसके बाद आपसे पूछा जाए युगल समाधान, और युगल समाधान की अगर बात करें तो ये कहाँ से मिला, तो क्या कहोगे, युगल समाधान भाई आपके मिला है, वो कहाँ से मिला, लोथल से, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोग याद रखना। चलिए इसके बाद अगला जो शहर होगा आपके कालीबंगा। तो इतनी चीज़ें हो गई आपके, क्लियर है सब कुछ। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे, अगली हेडिंग बनाएंगे कालीबंगा। और बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है कालीबंगा, जिससे कोई ना कोई एग्जाम आपसे अगर पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना कि 90% चांस होते हैं कि वो कालीबंगा से पूछा जाए, है ना। तो याद रखना कालीबंगा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आप लोगों को सब बताना है। तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा की जैसे हमने बात करी तो आपके दिमाग में सीधी चीज़ आना चाहिए कि वही साहब कालीबंगा जो है इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज की अगर बात करें तो आप लोगों के मन में तुरंत आंसर आया होगा कि सर इसकी खोज तो आप पहले बता चुके हैं, इसकी खोज 1951 में हुई थी। लेकिन खोजकर्ता कौन है, आपसे पूछा जाए कि खोजकर्ता कौन है, किसने खोज की, तो कहोगे खोजकर्ता जो है और उन व्यक्ति का नाम है बालकृष्ण थापर। क्या कहोगे, बालकृष्ण थापर जो भाई साहब हैं उन्होंने कालीबंगा की खोज कर दी, ठीक। अब अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि कालीबंगा की खोज 1951 में बालकृष्ण थापर ने की, लेकिन कालीबंगा कहाँ है, वर्तमान स्थिति कहाँ है कालीबंगा की, तो आप लोगों को पता है सर कि वर्तमान स्थिति तो इसकी राजस्थान है। क्या कहोगे, राजस्थान, है ना, राजस्थान, है ना, राजस्थान, राजस्थान होता है, ऐसे लिखो राजस्थान। तो वर्तमान स्थिति कहाँ है, राजस्थान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोगों को तुरंत आंसर बता देना है कि जो नदी है वो कौन सी है, घग्गर नदी है। अब इसके बाद हम कहें कि कालीबंगा से संबंधित और भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो कह देना कि कालीबंगा को दीनहीन बस्ती भी कहते थे। दीनहीन बस्ती किसे कहते थे, तो कहोगे सर दीनहीन बस्ती आपके कालीबंगा को कहते थे। गरीबों की और आपकी गंदी बस्ती सबसे अगर कोई थी तो आपके कालीबंगा कहा जाता है।
आपसे पूछा जाए आगे कि जुते हुए खेत के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कहोगे जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपसे पूछी जाए कि पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य। इसके बाद पूछी जाए कि मिट्टी के हल्के साक्ष्य, मिट्टी के हल्के साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए? तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना कि ये सब सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहोगे कालीबंगा से प्राप्त हुई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो 7 हवन कुंड की अगर बात करें तो ये आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए 7 हवन कुंड। समझ गए बात को? 7 हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुए? कहोगे सर ये कालीबंगा से प्राप्त हुए। इसके बाद क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकृत ईंट कहाँ से प्राप्त हुई? अलंकृत ईंट की अगर हम बात करें कि अलंकृत जो ईंट है इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, तब भी आपको बताना है कि सर कालीबंगा से आपके अलंकृत ईंट मिली, है ना। तो कालीबंगा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। एक बार आप इन सारी चीज़ों को देख लीजिए। अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। लो हम बगल में हो गए साइड में, है ना कहो सर आप खड़े रहते हैं बीच में तो हम स्क्रीनशॉट कैसे लें? तो हम आपके सामने दुख दर्द के कारण नहीं बनेंगे। तो हमने यहाँ देखा कालीबंगा खोज 1951 हो गई। खोजकर्ता कौन है? बालकृष्ण थापर। इसके बाद हम कहें कि वर्तमान स्थिति राजस्थान है। नदी कौन सी है? तो कहोगे सर घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आगे पूछा जाए कि आपकी जो कालीबंगा है इसे क्या कहते हैं? तो कहोगे सर इसे दीनहीन बस्ती इसी को कहते हैं। आपसे पूछा है जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले। पकी हुई चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो क्या कहोगे? कालीबंगा से। मिट्टी के हल्के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। आपके 7 हवन कुंड कहाँ से मिले? कालीबंगा। और अलंकृत ईंट की अगर हम बात करें तो इसके भी साक्ष्य अगर आपको कहीं से मिले हैं तो आपके क्या है? कालीबंगा है। ठीक है, तो इतनी चीज़ अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे जो अगला शहर है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो आज जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको हम पढ़कर सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, बस जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उन चीज़ों पे आपका फोकस रहे, और जितनी भी चीज़ हमें यहाँ पर लिख पा रहे हैं आपको वो सारी चीज़ें आपकी उंगलियों पर रहें। अगर आपको एक अच्छा ईमानदार विद्यार्थी अगर बनना है तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को एक एक करके याद रखना होगा। जो लिखा है इसका नाम क्या है? धौलावीरा। और धौलावीरा की अगर हम बात करें तो आप लोग बताओ कि धौलावीरा की जो खोज हुई थी वो 1968 में हुई थी। क्या कहोगे? इसकी खोज 1968 में हुई थी। और खोज किसने की थी? तो कहोगे सर JP जोशी, एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? कहोगे सर JP जोशी ने क्या की थी? इसकी खोज की थी। अगर पूछा जाए कि इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, धौलावीरा की वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो धौलावीरा की जो वर्तमान स्थिति है वो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात। और यहीं पर पूछ लें कि धौलावीरा की जो आपके धौलावीरा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना वही नदी है जिसके किनारे लोथल स्थित है। लोथल जो क्या था? स्थित है ना। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखना कि धौलावीरा है ना 1968 में खोज हो गई। खोज किसने करी? तो कहोगे सर JP जोशी ने खोज कर दी। और उसके बाद वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? तो कहोगे गुजरात में स्थित है। और नदी कौन सी है? तब भी याद रखना कि जो नदी है उसका नाम है भोगबा। ठीक, अब धौलावीरा से जो संबंधित चीज़ें आपको याद रखना, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना कि जल निकास प्रणाली, उन्नत जल निकास प्रणाली। लिखना आप लोग बड़े अच्छे से लिखना, उन्नत जल निकास प्रणाली। उन्नत जल निकास प्रणाली। जैसे हम कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता तो यही थी कि यहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे अच्छी थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं और सब स्थलों में सबसे अच्छी
अगर हम कहें कि किसी की जल निकास प्रणाली थी तो वो है आपके धौलावीरा। तो इसलिए उन्नत लिखा है, सबसे अच्छी, उन्नत मतलब सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली क्या की थी, धौलावीरा की। आपको लिखना है एक महत्वपूर्ण पॉइंट, एकमात्र शहर, क्या कहोगे, एकमात्र शहर जो 3 टीलों में विभक्त था। कितने टीलों में, 3 टीलों में विभक्त था, 3 टीलों में बटा हुआ था। एकमात्र शहर कौन है जो 3 टीलों में बटा हुआ था, तो कहोगे सर ये है आपके धौलावीरा। एक जो शहर होता था उसे क्या कहते थे हम, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, ऐसे भी आप कह सकते हैं कि 3 भागों में जो बटा था, जो सबसे इधर होता था, इसे कहते थे पश्चिमी शहर। क्या कहते थे, पश्चिमी शहर कहते थे इसे। और इसके बाद इस वाले को क्या कहते थे, कहोगे सर इसे हम कहते थे मध्य शहर कहते थे। और इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते थे हम पूर्वी शहर कहते थे। इतनी चीज़ क्लियर है। और इसके बाद हम कहें पश्चिमी शहर जो था इसी को हम दुर्ग भी कहते थे। क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। और मध्य शहर तो है ही। और इसके बाद पूर्वी शहर को हम निचला शहर के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, निचला शहर। कहा जाता है कि जो पश्चिमी शहर होता था इसे दुर्ग कहते थे। यहाँ पर जो रहते थे वो राजा रहते थे। कौन, राजा और महाराजा यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे, है ना। और इसके बाद जो मध्य शहर था इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो उच्च श्रेणी के ही लोग हुआ करते थे, है ना। तो वो यहाँ पर जो आपके जैसे विद्वान वर्ग हो गया, इसके बाद आपके योद्धा वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, तो ये सब लोग मध्य शहर में रहते थे। इसके बाद जो आम जनता हो गई, क्या हुई, आम जनता। और जो आम जनता जो थी आपके, वो आपके निचला शहर में रहती थी, है ना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, है ना, यहाँ से। और अगर और भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं कि धौलावीरा जो है इससे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, तो हमें यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना कि हम कहें स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कहोगे सर स्टेडियम के साक्ष्य जो हैं वो धौलावीरा से मिले। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखोगे आप लोग कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है कि यहाँ से आपके जलकुंड के साक्ष्य मिले। धौलावीरा से ही यहाँ लिख रहे हैं हम कि जलकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। आपके जलकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले, यहीं से मिले, है ना। और याद रखना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाए गए और जो मिट्टी के बर्तन पर जिन रंगों का प्रयोग किया गया, उस रंग में सबसे महत्वपूर्ण जो रंग होता था वो लाल रंग होता था। तो मिट्टी के जो बर्तन थे उन पर जिन रंग का कलर किया जाता था वो रंग कौन सा था, लाल था, है ना। तो सिर्फ हमें इतनी चीज़ें याद रखना यहाँ से धौलावीरा से कि वर्तमान स्थिति तो गुजरात में है, खोज 1968 में हुई और खोज करता है JP जोशी। और किस नदी के किनारे ये चीज़ स्थित है, तो कहोगे सर भोगवा नदी किनारे लोथल स्थित है। आगे क्वेश्चन अगर पूछें कि धौलावीरा से उन्नत जल निकास प्रणाली, एकमात्र शहर जो 3 भागों में बटा था, जो से पश्चिमी शहर कहते थे, मध्य शहर कहते थे और पूर्वी शहर कहते थे। पश्चिमी शहर दुर्ग जिसमें राजा महाराजा निवास करते थे, मध्य शहर जिसमें आपके विद्वान योद्धा वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, इस प्रकार के लोग रहते थे। और इसके बाद जो पूर्वी शहर हुआ करता था ये निचला शहर कहते थे, जहाँ पर कारीगर शिल्पकार लोग हो गए, मजदूर लोग हो गए, इन प्रकार से लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई शहर नहीं है, अब 1-2 शहर जो बचे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उनसे भी अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे कि हम बात करें रोपण, रोपण की अगर बात करें तो इसकी जो खोज करता है वो है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने क्या की थी, रोपण की खोज की थी। इस चीज़ आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि एक खोज कब हुई थी, तो 1953 में हुई थी। और ये रोपण जो है एक किस राज्य में स्थित है, तो कहोगे इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, कहोगे सर इसकी जो वर्तमान स्थिति है रोपण की, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, पंजाब में स्थित है। क्या आपके रोपण, क्या कहोगे, पंजाब में आपके रोपण स्थित है। और यहीं पूछ लिया जाए कि रोपण जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहोगे सर सतलज नदी। कौन सी नदी, सतलज नदी। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को बताएंगे
बस फ़र्क इतना है कि चीज़ों को आप लोग याद नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप लोग रिवीजन नहीं करते चीज़ों का, इसलिए आप चीज़ें क्या करते हो, भूल जाते हो। तो अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर लिखोगे मानव के साथ साथ, मानव के साथ, मानव के साथ साथ उसके पालतू पशु के दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। बस यहाँ से एक ही चीज़ याद रखना कि मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर के साक्ष्य दफनाने के कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको बताना है सर ये जो जगह है इसका नाम क्या है, रोपण है। क्या है, रोपण। ये वही रोपण है जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, अब इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है बनावली का। बनावली। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बनावली जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो बनावली की अगर हम बात करें सर, ये बनावली है ये कौन से राज्य में स्थित है, और इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बनावली है इस कौन सी नदी किनारे स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो ये बनता, तो बनावली जो है वो रंगोई नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी होगी, रंगोई नदी। अब बनावली की खोजकर्ता कौन है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि बनावली की खोजकर्ता जो है वो कहें रविंद्र सिंह। क्या कहोगे सर, इसकी जो खोज की थी वो रविंद्र सिंह ने की थी। बोले इतनी चीज़ तो बता दी, अब खोज हुई कब थी, तो याद रखना जो बनावली है इसकी खोज कब हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। बनावली की जो खोज हुई थी 1974 में इसकी क्या हुई थी, खोज। 1974 में इसकी क्या हुई थी, खोज। वर्तमान स्थिति अगर पूछ लिया जाए कि सर ये बनावली है कहाँ, वर्तमान स्थिति कहाँ है इसकी, अगर कोई पूछे तो बनावली जो है वो आपके हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है, हरियाणा में। नाम जो इसका दिख रहा ना बनावली, लेकिन इसकी जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल नहीं बनी थी। नाम जरूर आपको बनावली लग रहा होगा लेकिन इसकी व्यवस्था बिल्कुल नहीं बनी थी। तो आपको लिखना है कि यहाँ की जल निकास प्रणाली सबसे खराब थी। जल निकास प्रणाली जैसे हमने आपको बताया था कि सबसे अच्छी जल निकास प्रणाली आपके धौलावीरा की थी, उसी माध्यम से याद रखोगे कि बनावली की जल निकास प्रणाली सबसे खराब थी, सबसे खराब। आपसे पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता की किस नगर या किस शहर की स्थिति सबसे खराब थी, तो कहोगे बनावली की। यही क्वेश्चन बनता है कि यहाँ की सड़कें बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, यहाँ की सड़कें बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। आपसे पूछा जाए कि किस जगह की जो सड़कें थी बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी, तो कहोगे बनावली की, है ना। नाम जरूर आपको दिख रहा है सर इसका नाम बनावली है लेकिन इनकी व्यवस्था पूरी बिगड़ी है ना। तो नाम से थोड़ी चीज़ें होती हैं, है ना। जो लोग अमर, जिसका नाम अमर होता है क्या वो मरता नहीं है ना। बिल्कुल सब सारी चीज़ें होती हैं ऐसा, तो नाम से किसी को जज नहीं किया जा सकता। अब आगे और भी हम देखते हैं कि एक शहर बचा है जिसका नाम है रंगपुर। कौन सा शहर बचा है, रंगपुर। आपसे पूछा जाए कि रंगपुर कहाँ स्थित है, तो कहोगे सर रंगपुर आपके सौराष्ट्र में स्थित है। क्या कहोगे, सौराष्ट्र। रंगपुर की अगर बात करें तो आपके कहाँ पर स्थित है, कहोगे सर ये सौराष्ट्र में स्थित है। और यहाँ से क्या मिले, कहोगे सर धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी के साक्ष्य, धान की भूसी के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले, तो कहोगे सर धान की भूसी के साक्ष्य आपके कहाँ से मिले, रंगपुर से मिले। और रंगपुर कहाँ पर स्थित है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी कि रंगपुर कहाँ स्थित है, तो कहोगे सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी। तो आगे आपसे पूछ लिया जाए एक जगह और थी जिसका नाम है सुरकोटदा। क्या कहोगे सर, एक जगह और है जिसका नाम क्या है, सुरकोटदा। और सुरकोटदा भाई साहब कहाँ स्थित है, तो कहोगे सर ये गुजरात में है। कहाँ पर है, सुरकोटदा आपके गुजरात में स्थित है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले। क्या कहोगे, यहाँ से आपके मिले हैं कलश, क्या कहोगे मेरे दोस्त, यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले, है ना। थोड़ा धैर्य बना के रखें चीज़ों को, है ना। अब तुम लोग परेशान होने लगे, हमें ऐसा लग रहा है कि अब परेशान होने लगे। तुम सोच रहे सर कितनी बड़ी क्लास बना रहे, अब ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बस लास्ट चीज़ें चल रही
और जब सारी क्लास देखने के बाद अगर आप लोग जो लास्ट के 10 मिनट अगर नहीं रुक पा रहे तो समझ लो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि जो जब तक आप चीज़ों का निचोड़ नहीं समझेंगे, जब तक आप लास्ट तक किसी भी क्लास को देखेंगे नहीं, जब तक आपको चीज़ें सही से क्लियर होंगी नहीं। तो यहाँ से याद रखना कि यहाँ से कलश समाधान मिली, और याद रखना सबसे महत्वपूर्ण घोड़े की हड्डी के साक्ष्य यहीं से मिले। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताओ घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य, हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सर कहोगे सर घोड़े की हड्डी के साक्ष्य आपके सुरकोटदा से मिले, और ये कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है ना। इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं। अब इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक पॉइंट बनाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। बस लास्ट हमने कहा था, लास्ट चल रही बस चीज़ें। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन की अगर बात करें तो कहना है आपको सर कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ बाढ़ और आर्यों का आक्रमण, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसके 2 कारण माने जाते हैं। कहोगे सर ये तो जलवायु में परिवर्तन हो गया, बाढ़ आ गई, यहाँ की नदियों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, यहाँ के सूखा पड़ गया, जहाँ के यहाँ क्लाइमेट या जलवायु में परिवर्तन हो गया जिसकी वजह से लोग मारे गए। या कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आर्यों का आक्रमण हुआ जिसकी वजह से आर्यों की विशेषताएँ जो थीं, आर्यों का रहन सहन था और सिंधु घाटी सभ्यता का जो रहन सहन था वो दोनों एक दूसरे के विपरीत था। तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने ही इन लोगों को क्या कर दी? हत्या कर दी और एक नई सभ्यता का विकास किया जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें इतिहासकारों ने अपने मत के अनुसार चीज़ें कही हैं, है ना। तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है और इससे ही सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन बन जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए, जितनी हमने आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया ये बहुत ही शानदार और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप बस इतनी चीज़ों को याद रखो, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपसे कोई क्वेश्चन इससे बाहर निकलने वाला नहीं है ना। तो आज तक की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता आपके क्या होती है? समाप्त। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से वैदिक सभ्यता को पढ़ने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो यहाँ पर नहीं, वो अगली वीडियो में हम आपको चीज़ें बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और थोड़ा शेयर भी कर दिया करो, जिससे क्या हो आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़े। अभी जो क्या है सब्सक्राइब बहुत कम है और सब्सक्राइब थोड़ा आप लोग चाहें तो हमारे सब्सक्राइब बढ़ भी सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।